गरीब सरिता सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों ननंद पायल, पीहू, पूनम वहाँ आती हैं। सरिता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रहे हैं। पायल, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी सरिता की नजर तीनों नंदों के पहने हुए सूट पर जाती है, जो कि पुराने हो चुके होते हैं, और वह उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंदों के जाने के बाद सरिता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों ननंद ने फटे पुराने सूट पहने हुए हैं। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी सरिता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। कविता जी ने ये ब्लाउज कितने भरोसे के साथ मुझे सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। सरिता ये सोचकर उदास हो जाती है। तभी अनुपमा एक महंगे से लहंगे के कपड़े को सिलने के लिए लेकर आती है। अरे सरिता, अंदर हो क्या? जी हाँ अनुपमा जी, आइए ना। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है और इसे अच्छे से सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी सिया की शादी है। अरे वाह अनुपमा जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और शादियाँ थोड़ी ना कोई बार बार होती हैं। वैसे सरिता, तुम्हारी तीनों नंदे भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ? अनुपमा की इस बात पर सरिता उदास होकर कहती है, मैं और रोहन जी मेरी ननद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आज के इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं अनुपमा जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सीकर जो भी कमाती हूँ, उससे बस घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ सरिता, पर तुम्हारी तीनों नंदे देखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा, कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर अनुपमा जी, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में अनुपमा के बताए गए पते पर सुमित्रा अपने 3 बेटों आनंद, प्रेम, विवेक का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। सरिता, ये लो, आज मुश्किल से राशन के गोदाम में एक बोरी ढूंढने का काम मिल गया था, इसलिए बस 50 रुपए ही कमा पाया। रोहन जी, इतनी महंगाई में 50 रुपए से क्या होगा? क्या करूं सरिता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, अनुपमा जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल पायल, पीहू और पूनम को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जागकर कपड़ों की कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों ननद के लिए एक एक सूट सिलकर देती है। तीनों बहनें सुमित्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। सरिता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद हैं। ये रिश्ता तो पक्का समझो। अनुपमा जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालातों के बारे में बताया था, इसलिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और अपनी नंदों को एक जोड़े में विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी भरी हुई आंखों से हाथ जोड़कर कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। सरिता के हाथों कपड़ों के खराब होते चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं रोहन को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। सरिता मन हल्का करने के लिए एक फूलों के बाग में आती है, जहाँ वह अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। काश की गरीबों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंगों से भरी हुई होती। 2 दिन में मेरी तीनों ननद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं। ऐसे में मैं सुमित्रा जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी। तभी अचानक सरिता की नजर बगीचे में रखी एक लाल पोटली के ऊपर जाती है। जैसे ही सरिता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे पता नहीं कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यही इंतजार करना चाहिए। सरिता उस पोटली को लेकर वहीं बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वह एक सपना देखती है, जहाँ एक देवी उसे दर्शन देती हैं। बेटी, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो।
क्योंकि तुम्हारी वजह से जंगल के बगीचे में ये शान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ सरिता की आंख खुल जाती है और वह पैसे लेकर घर आ जाती है। भाभी कहाँ चली गई थी आप? आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी ननंद, यहाँ के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की बात सुनकर उसकी तीनों ननंद का दिल भर आता है। उन पैसों से सरिता बड़े ही अच्छी तरह से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए रोहन जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतने अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी बांध लिया है। तभी अचानक से सरिता कहती है, हे भगवान, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंदों के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर वो गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में जाती है, जहां उसे अपनी तीनों नंदों के लिए 3 लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बहुत ही सुंदर हैं, इन्हें पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है, 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंदों की शादी है और मुझे ये शादी का लहंगा खरीदना है ताकि मैं उन तीनों को थोड़ी सी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ, मैं एक दर्जी हूँ। ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस कंजूस दुकानदार सरिता को धक्के मारते हुए बाहर निकाल कर कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, एक हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत सहने के बाद सरिता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर लहंगे का मखमली कपड़ा, मोती गोटा, 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, मैं तो अपनी तीनों नंदों की शादी का जोड़ा खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया भगवान, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंदों के लिए आंखें गड़ाकर शादी का लहंगा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह से जख्मी भी हो जाता है। शादी की सुबह सरिता तीनों नंदों को लहंगा देते हुए कहती है, पायल, पीहू, पूनम, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा। अरे वाह सरिता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। पीहू, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब तुम तीनों जल्दी से ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। आखिर में वो गरीब भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंदों को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहां उनकी शादी सुमित्रा के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त सरिता की तीनों ननद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियां भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी, तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को सारी खुशियाँ दे। जाओ मेरी प्यारी ननंद। सरिता ने अपनी तीनों ननंद के लिए सिले सुंदर शादी के जोड़ों के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द सरिता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को भी ठीक कर लेती है। विनीता की बेटी सुंदरी अपने नाम की तरह ही बहुत ही खूबसूरत थी, तो वहीं विनीता की मरी हुई जेठानी की बेटी कजरी सांवले रंग की थी। अपने माँ बाप के मरने के बाद कजरी अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। फिर एक रोज, वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन माँ आप कजरी दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? तेरी तरह अगर वो भी नए कपड़े पहनने लगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे इस्तेमाल होंगे? अपनी चाची का ऐसा व्यवहार देखकर कजरी की आंखें भर आती हैं। फिर कजरी कहती है, ठीक ही कह रही हैं चाची, फिर इतना चटकदार रंग मुझ पे अच्छा भी तो नहीं लगेगा।
अच्छा, तो कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो सुंदरी बेटा तुम कल यही साड़ी पहनना। और कजरी, तुम्हारे लिए मैंने अपनी पुरानी साड़ी निकाली है, तुम वो पहन लेना, ठीक है। अगले दिन सुंदरी नई साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसमें वो बिल्कुल अफसरा लग रही थी। तो वहीं कजरी अपनी चाची की फीकी साड़ी पहनकर तैयार होती है। अभी अनुज और रौनक नाम के दो लड़के अपने पेरेंट्स के साथ वहां आते हैं। अनुज साधारण और गरीब घर का लड़का था, जबकि रौनक शहर में रहने वाला एक अमीर घर का लड़का था। सुंदरी और रौनक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो वहीं कजरी और रौनक भी इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं। शगुन के तौर पर सुंदरी की सास उसे 51,000 रुपए देती है, तो वहीं अनुज की माँ आशा कजरी को 151 रुपए देती है। विनीता 3 महीने बाद दोनों बेटियों की शादी रख देती है। शादी में जहाँ रौनक खूब बैंड बाजे के साथ आता है, तो वहीं गरीब अनुज साधारण से बारात लेकर वहाँ आता है। फेरों के दौरान जहाँ अमीर दूल्हे के घर वाले महंगे महंगे सोने और डायमंड की ज्वेलरी अपनी बहू को देते हैं, तो वहीं अनुज सिर्फ काले मोतियों से बना हुआ मंगलसूत्र ही कजरी को पहनाता है। विदाई के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। कजरी का ससुराल 2 कमरों का ही था, जहां कजरी का स्वागत करने के लिए 2-4 मेहमान ही थे और उसकी सास हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। बहू, अपने शुभ कदम अपने इस नए घर में रखो। माँ, अच्छे से इसकी नज़र उतारो ताकि जीवन में इसे कोई कष्ट ना मिले। मेरे सास और पति दोनों कितने अच्छे हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी अपने गृह प्रवेश के लिए अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। उसका ससुराल एक बड़ी कोठी में रहता था। ढेर सारे मेहमान खड़े थे, ढोल वाले दरवाजे पे खड़े थे। काफी देर तक ढोल नगाड़े बजते हैं। रौनक मम्मी जी से कहो ना वो गृह प्रवेश कराएं, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। अरे रुक जाओ ना सुंदरी, तुम देख नहीं रही माँ कितनी खुश है। उनके इकलौते बेटे की शादी है, उनको एंजॉय करने दो। फिर काफी देर बाद वो सुंदरी का स्वागत करती हैं। तब तक सुंदरी काफी थक चुकी थी। अपने स्वागत पर रौनक अपनी पत्नी को कार की चाबी देता है। ओह वाओ, इतना बड़ा गिफ्ट। तुम्हारा दूल्हा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये सब तोहफे तो वो अपनी वाइफ को दे ही सकता है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज शहर से सुंदरी कजरी से मिलने उसके ससुराल आई। मेरे जितने भी अरमान थे ना, रौनक उससे बढ़कर ही मेरे लिए करते हैं। आधे से ज्यादा महीना घर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर ही रहते हैं और लौटते वक्त मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। अब वो जीजा जी की तरह कोई छोटी मोटी दुकान तो चलाते नहीं, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। जिस कार से मैं आई हूँ ना, वो उन्होंने ही मुझे गिफ्ट की है। वैसे दीदी, तुम्हारी इस गरीबी में कैसे कट रही है? सच कहूँ तो मेरे घर की नौकरानी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है। भले ही मेरे पति गरीब हैं, लेकिन वो मेरे लिए अपनी जान देते हैं। वो मुझे अपना वक्त देते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे इस घर की कीमत तुम्हारी कार से कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सुंदरी अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज रौनक ट्रिप पर जाता है, लेकिन वो 2 महीने तक घर नहीं लौटता और ना ही सुंदरी से ठीक से फोन पर बात करता है। सुंदरी अकेले ही अकेले रहकर अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी, जिससे वो डिप्रेशन में आ जाती है। एक रोज वो कजरी को फोन लगाती है। तुम ठीक कह रही थी दीदी, मैं अमीर तो हूँ, लेकिन अमीर होकर भी अकेली हूँ। अपने पति का साथ और वक्त पाने के लिए भिखारियों की तरह तरसती हूँ, लेकिन बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सुंदरी खुद के हाथ की नस काट लेती है। उसकी बातें सुनकर कजरी जल्दी से अपने पति के साथ उसके घर पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। रौनक को जब खबर मिलती है तो वो भी वापस भारत लौट आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। तुमने एक बार मुझसे कहा तो होता सुंदरी, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था। मुझे ये पैसा और धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए अनुज जी की तरह। उस दिन के बाद सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो अपनी बहन को फिर कभी नीचा नहीं दिखाती, क्योंकि अब उसे अच्छे से अमीर और गरीब दूल्हे में फर्क समझ में आ गया था।